on equity. Trading on equity means maximizing return of equity shareholder by using debt and preference share capital raised at a return raised at a rate lower than the rate of return on investment. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब ये होता है कि कंपनी लोअर रेट पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोरो करेगी, मार्केट से डेप्ट रेज करेगी और उसे यूज करेगी कैपिटल स्ट्रक्चर में ताकि इक्विटी शेयर होल्डर की रिटर्न को मैक्सिमाइज किया जा सके। मतलब अगर कंपनी का प्रोजेक्ट है 15% का और कंपनी को डेप्ट मिल जाता है सिर्फ 10% पे, तो ऐसे में जितना भी पैसा डेप्ट वालों से बच रहा है वो हिस्सा भी किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। चलिए इसी बात को प्रैक्टिकल सेंस में देखते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। कंपनी की कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 लाख रुपए। कंपनी की कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख रुपए है। कंपनी का जो आरओआई है, आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ईबीआईटी नेट ऑफ टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न कितना है। तो आरओआई जो कंपनी का है दैट इज 25% और टैक्स रेट जो है कंपनी का वो निल है। टैक्स रेट निल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक बार हम बिना टैक्सेस के इंपैक्ट को समझाएंगे और फिर टैक्स के इंपैक्ट को इनकॉर्पोरेट कर देंगे। हमने कैपिटल स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ रखा है और हमें ये बात मालूम है कि अगर टैक्स होता है तो उसकी वजह से फर्क क्या होता है। अगर टैक्स होता है तो इंटरेस्ट का खर्चा जितना आप पे कर रहे हो उतना नहीं आता, इंटरेस्ट के खर्चे का इंपैक्ट कुछ डिफरेंट हो जाता है। मतलब टैक्स की वजह से इंटरेस्ट की कॉस्ट पे टैक्स सेविंग होती है और बाकी किसी भी खर्चे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इंटरेस्ट के खर्चे की में कुछ टैक्स सेविंग हो जाती है। अगर मान लीजिए कंपनी की कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख है, आरओआई 25% है, टैक्स रेट निल है और हम कहते हैं कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है। इसमें डेप्ट है 10% वाला 50,000 रुपए का और इसमें इक्विटी है 50,000 रुपए की। साथ साथ में छापिए।
कंपनी की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 25%, 1 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड पे। तो जरा ये बताइए कंपनी इस 50,000 पे कितना कमाती है और इस 50,000 पे कितना कमाती है? कंपनी अगर 1 लाख पे 25% कमाती है तो इसका मतलब है कंपनी 25% कमा रही है अपनी पूरी कैपिटल पे, चाहे वो इक्विटी से है या फिर डेब्ट से है। ठीक है, कंपनी इक्विटी वाले 50,000 पे भी 25% ही बना रही है और डेब्ट वाले 50,000 पे भी 25% बना रही है। अगर कंपनी डेब्ट से 50,000 लाई है, इक्विटी से 50,000 लाई है, कंपनी की कैपिटल है 1 लाख रुपए और आप कहते हो कंपनी उस 1 लाख पे 25% कमाती है, तो इसका मतलब यही होता है कि डेब्ट वाले पैसे पे भी 25% कमा रही है और इक्विटी वाले पैसे पे भी 25% कमा रही है। ठीक है, लेकिन डेब्ट वालों को दे कितना रही है कंपनी? इस पे भी 25%, इस पे भी 25% कमा रही है। डेब्ट वालों को देती कितना है? 10%। तो पता है इनके पास से 15% बच जाता है। ठीक है, अगर डेब्ट वालों से जो 15% बच जाता है ये किसको मिलता होगा? ये भी इक्विटी शेयर होल्डर को। कंपनी में जितना फायदा नुकसान होगा अल्टीमेटली वो घूम फिर के किसके पास आ जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर के पास। ये 15% उठ के इनके पास चला आता है। 15% 25% में जोड़ दीजिए और ये कितना हो गया? 40%। चलिए क्या बताना चाहते थे समझिए। बताना आपको ये चाहते थे कि अगर कंपनी की आरओआई 25% है तो कंपनी की आरओई 40% होती है। दिस इज आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर कंपनी की आरओआई 25% है और कंपनी का डेप्ट 10% का है तो कंपनी की आरओई कितनी होगी? 40%। कहने का मतलब यह है कि अगर कंपनी डेप्ट को, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इन लोगों को सस्ते में लेके आएगी तो इक्विटी शेयर होल्डर की रिटर्न, कंपनी की जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उससे अधिक होगी, क्योंकि जितना भी डेप्ट वालों से बचाएगी वो भी उठ के किसके पास आएगा? इक्विटी शेयर होल्डर के पास। और इसी को कहा जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। हर कंपनी इसे करती है। हर कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर की रिटर्न को मैक्सिमाइज करने के लिए सस्ते रेट पे डेप्ट को लेके आती है और जितना डेप्ट सस्ता पड़ता है वो पूरा पूरा फायदा उठ के किसको चला जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर को। अब आपको बस ये बात चेक करानी है क्या सचमुच यहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी 40% है कि नहीं है। चेक करते हैं इस बात को। चेकिंग आरओई। ईबीआईटी कितनी है कंपनी की बताइए? हमने कहा आरओआई 25%। तो आरओआई क्या होता है? ईबीआईटी नेट ऑफ टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, और टैक्स तो हमने निल ले लिया है तो ईबीआईटी कितनी होगी? 25,000। ठीक है, होगी ना कंपनी की ईबीआईटी 25,000। इसमें से इंटरेस्ट पे कीजिए 50,000 का 10% यानी कि कितना? 5,000। इंटरेस्ट 5,000 पे किया, कितना आया? 20,000। ये क्या है? अर्निंग बिफोर टैक्स, और हमने टैक्सेस लिया ही नहीं है तो यही क्या है? अर्निंग आफ्टर टैक्स। और सिंस प्रेफरेंस शेयर भी नहीं लिया हमने तो डेब्ट और इक्विटी अभी समझा रहे हैं आपको, तो ऐसे केस में यही 20,000 क्या है? अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। फिर से सुनिए, अभी हम आपको बताना ये चाहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जिसमें डेब्ट आप सस्ते रेट पे लाते हो, प्रेफरेंस आप सस्ते रेट पे लाते हो, तो इक्विटी शेयर होल्डर की रिटर्न मैक्सिमाइज हो जाती है। अगर कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट पे 25% कमा रही है और डेब्ट 25% से सस्ता है तो इक्विटी शेयर होल्डर की रिटर्न पक्का है 25% से अधिक होगी। ठीक है, अभी प्रेफरेंस को इनकॉर्पोरेट किया ही नहीं है इसमें। तो देखिए जो आपकी ईबीआईटी है उसमें से इंटरेस्ट हटाए तो हमें आता है ईबीटी। टैक्सेस हमने लिया ही नहीं है तो यही ईएटी है, और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है तो यही अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है। दिस इज अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अगर अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को डिवाइड कर दोगे आप इक्विटी से, डिवाइडेड बाय इक्विटी, कितना? 50,000, तो आपको क्या मिल जाएगा? आरओई। 50,000 रुपए की इक्विटी पे 20,000 रुपए की अर्निंग फॉर इक्विटी आ रही है तो इक्विटी शेयर होल्डर को कितना रिटर्न मिल रहा है? 40%। आई होप बात आपको क्लियर है। तो यहां पे हम लोग ने प्रूव भी कर लिया कि अगर ऐसा होता है तो निश्चित है इक्विटी शेयर होल्डर की रिटर्न कितनी आती है? 40%। तो अब हम कुछ लिखने जा रहे हैं और आपको बताना है कि ठीक लिख रहे हैं कि नहीं। हम लिख रहे हैं आरओई का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? आरओई इज इक्वल टू आरओआई। आरओआई, ठीक है।
ROE इज इक्वल टू ROI। ROI कितना है यहां पे देखिए 25%, पूरा चाहिए इधर से भी। ROE होता है 40%। ये कैसे बना? पहले तो 25% जो ROI था, ROI प्लस 15% क्या चीज है, कैसे आया है 15? बताओ फॉर्मूले के टर्म्स में बोलो इसको। 15% क्या है? ROI माइनस इंटरेस्ट रेट। तो ROE होता है ROI प्लस ROI माइनस इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। देखिए फिर से, अब कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख रुपए, ROI इज 25%, डेप्ट आपका 10% वाला डेप्ट है 75,000 रुपए का, और आपके पास इक्विटी है 25,000 रुपए की। ठीक है, बताइए इस 75,000 पे हम कितना कमाते हैं? हम 1 लाख पे 25% कमाते हैं, तो इस 75 पे कितना कमाते हैं, इस 25 पे कितना कमाते हैं? दोनों पे 25-25 कमाते हैं। इस पे 25% कमा रहे हैं, इस पे 25% कमा रहे हैं, इसीलिए तो 1 लाख पे 25% का रिटर्न है। हम यहाँ पे डेप्ट वालों को देते कितना है लेकिन? 10%। अगर हम इनको 10% देते हैं तो 15% बचा लेते हैं, और ये 15% तब किसको मिल जाता होगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। लेकिन पता है ये 15% जब यहां पे आएगा तो इनके लिए 45% हो जाएगा। 75,000 रुपए पे 15% की बचत, 75,000 रुपए पे 15% की बचत 25,000 पे कितनी होगी? 45% के बराबर। 75,000 पे जो 15% की बचत है, वो बचत किसको मिलने वाली है? 25,000 रुपए की इक्विटी पे। तो 75,000 का जो 15% बचत होता है, वो 25,000 के लिए 45% के बराबर होता है। और अब आपका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होगा? 70%। ठीक है, चेक करा देते हैं आपको, कोई मन में डाउट ही नहीं रहना चाहिए। चेकिंग ROE, ROE चेक कीजिए। EBIT कितनी? हमने टैक्स सब जगह नील लेके समझ रहे हैं अभी तक, टैक्स नील। EBIT कितनी? कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख, ROI है 25,000, ROI 25%, तो EBIT 25,000 रुपए। इसमें से इंटरेस्ट हटाइए, 75,000 का 10% कितना हुआ? 7,500। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 25,000 माइनस 7,500 कितना हो गया? 17,500। 17,500 डिवाइडेड बाई इक्विटी। अर्निंग फॉर इक्विटी को इक्विटी डिवाइडेड बाई इक्विटी कीजिए तो आपको रिटर्न फॉर इक्विटी पता चल जाएगा। 25,000 रुपए की इक्विटी है, 17,500 डिवाइडेड बाई 25,000 कितना होता है? हाँ 70। हो रहा है 17,500 डिवाइडेड बाई 25,000, 70%। चलिए हम लोग एक ही बात को फेजेस में धीरे धीरे समझ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या बताया हमने कि अगर आप डेप्ट सस्ते पे लेके आओगे तो इक्विटी शेयर होल्डर की रिटर्न बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? आपने कहा ROI तो मिलेगा ही मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को, जितना कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर के पैसे पे कमा रही है वो तो उनको मिलेगा ही, और डेप्ट से जितना बचेगा वो भी किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। ROI का मतलब है जितना इक्विटी शेयर होल्डर के पैसे पे कंपनी कमा रही है, और ROI माइनस इंटरेस्ट रेट का मतलब है कंपनी डेप्ट होल्डर से जितना बचा रही है वो भी किसको मिल रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर को। लेकिन डेप्ट होल्डर से जितना बचा रही है वो पूरा पूरा इक्विटी शेयर होल्डर को मिल रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो डिपेंड करता है कि डेप्ट और इक्विटी का प्रपोर्शन कितना है। अगर डेप्ट 75,000 रुपए का है और इक्विटी 25,000 रुपए की है, तो 75,000 पे जो बचत होती है वो इक्विटी की बचत पे 3 गुनी हो जाएगी। अगर हमारा डेप्ट दुगना होता
तो इक्विटी पे वो बचत दुगनी हो जाती। अगर मेरा डेप्ट आधा होता इक्विटी का तो पता है बचत भी क्या होती, आधी हो जाती इक्विटी शेयर होल्डर पे। यानी हमेशा डेप्ट इक्विटी का जो प्रपोर्शन होगा उसी हिसाब से यहां का बेनिफिट, डेप्ट का बेनिफिट इक्विटी शेयर होल्डर तक पहुंचेगा। डेप्ट जितना ज्यादा होगा उतना बेनिफिट इक्विटी शेयर होल्डर को ज्यादा होगा। डेप्ट जितना ज्यादा होगा, डेप्ट का प्रपोर्शन जितना ज्यादा होगा, इक्विटी शेयर होल्डर के पास बेनिफिट उतना ज्यादा पहुंचेगा। अगर यही डेप्ट कम होता, अगर ये डेप्ट आधा होता, तो ऐसे में इक्विटी शेयर होल्डर को जो बेनिफिट पहुंचता वो भी कितना पहुंचता, आधा पहुंचता। ठीक है ये बात। 25,000 रुपए पे 15% की जो बचत होती है, 75,000 रुपए पे जो 15% की बचत होगी वो 25,000 पे आएगी तो 45% हो जाएगी। तो अब आरओई का फॉर्मूला आपको बदलना पड़ेगा, बदलवाइए हमें। आरओई इज इक्वल टू क्या लिखें, आरओआई, बोलो क्या लिखें, आरओआई प्लस, फॉर्मूला क्यों नहीं बनवा रहे हो हमें, आरओआई माइनस इंटरेस्ट रेट, कुछ बोलो जल्दी से, इनटू डेप्ट अपॉन इक्विटी। आरओआई माइनस इंटरेस्ट इंटू डेप्ट अपॉन इक्विटी कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इक्विटी के प्रपोर्शन में डेप्ट जितना टाइम्स होगा उतना टाइम्स रिटर्न बढ़ जाएगा। देखिए क्या हो रहा है यहां, आरओआई कितना, आरओआई आपने लिया था यहां पे 25%, आरओआई माइनस इंटरेस्ट रेट कीजिए, आरओआई माइनस इंटरेस्ट रेट कितना, 25 माइनस 10, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट था 75,000 और इक्विटी कितना था 25,000। सिंस इक्विटी का डेप्ट 3 टाइम्स था इसलिए 25 माइनस 10%, 15% भी 3 गुना हो जाएगा और ये कितना हो गया 45%। ठीक है, तो इसीलिए 25% और इधर वाला 45% मिला के हो जाएगा 70%। बताइए ठीक बनाया कि नहीं आपने फॉर्मूला। तो आपने फॉर्मूला बनाया आरओ इज इक्वल टू आरओआई प्लस आरओआई माइनस इंटरेस्ट इनटू डेप्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है, अभी भी फॉर्मूला ठीक नहीं बना, फॉर्मूला अभी भी ठीक बना नहीं। वो इसलिए क्योंकि हम लोग ने अभी टैक्स के इंपैक्ट को नहीं लिया। ठीक है, अब इसमें टैक्स लाते हैं, लिखिए व्हेन देयर इज टैक्स it will result in tax saving on interest cost. When there is tax, it will result in tax saving on interest cost. ये बताइए अगर आपका इंटरेस्ट रेट है 10% और टैक्स रेट है कंपनी का 30%, तो इंटरेस्ट का खर्चा कंपनी के ऊपर आएगा कितना। अगर कंपनी का इंटरेस्ट रेट है 10% और टैक्स रेट है 30%, तो कंपनी के लिए डेब्ट की कॉस्ट कितनी है, सिर्फ 7%। ठीक है, क्योंकि जैसे ही कंपनी 10% का इंटरेस्ट पे करेगी तो 30% उसका टैक्स क्यू से बचत हो जाएगी, टैक्स कम हो जाएगा उसका, और उसके हाथ में जो डेब्ट के कॉस्ट आएगी दैट वुड बी ओनली 7%। ठीक है, और बताइए जरा साहब हमको यहां पे, अगर मान लीजिए इस कंपनी का टैक्स रेट 30% है, इस कंपनी का टैक्स रेट 30% है, तो डेप्ट का खर्चा 10% नहीं आएगा। डेप्ट पे इंटरेस्ट भले आप 10% पे कर रहे हो, डेप्ट का खर्चा कितना होगा 7%, और डेप्ट का खर्चा अगर 7% होगा तो 25 माइनस 7% कितना होता है, 25 माइनस 7% 18%। 18% का बेनिफिट किस पे, 75,000 पे। जब पहुंचेगा यहां 25,000 की इक्विटी शेयर होल्डर पे तो कितना हो जाएगा 54,000, 54%, और 54% और 25% मिला के क्या बनेगा आरओई। क्लियर है बात आपको कि 10% अगर आप डेप्ट पे इंटरेस्ट पे करते हो तो डेप्ट का खर्चा 10% नहीं होगा, वो तो टैक्स सेविंग के बाद डेप्ट का खर्चा आता है। अगर डेप्ट का खर्चा आया 7% तो बचत आपकी यहां पे कितनी हो जाएगी 18%, और 18% का बेनिफिट यहां पे पहुंचेगा तो हो जाएगा वो 54%। फॉर्मूला बनवाइए तब क्या होना चाहिए, अब आरओई इज इक्वल टू आरओआई प्लस, बोलो क्या करें, आरओआई माइनस इंटरेस्ट रेट, और इसे क्या कर दे नेट ऑफ टैक्स। ठीक है कि नहीं। अगर मान लीजिए आपका टैक्स रेट है 30% का, तो इंटरेस्ट रेट था 10%, 10% 1 माइनस 0.30 कितना हो जाएगा 7%। इंटरेस्ट रेट को कर दीजिए नेट ऑफ टैक्स,
और उसे आरओआई में से हटाइए। तो अब ये क्या बन गया आपका, डेब्ट से कितनी सेविंग हो रही है। लेकिन जब वो इक्विटी पे जाएगी तो वो बराबर सेविंग नहीं जाएगी, डिपेंड करेगा कि डेब्ट और इक्विटी का प्रपोर्शन क्या है। तो अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर दिए डेब्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है कि नहीं ये बात। अब इस पूरी बात को एक दूसरे तरीके से समझने जा रहे हैं, मतलब यहां तक की बात को ही एक डिफरेंट तरीके से समझने जा रहे हैं। चलिए देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब ही क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कंपनी जो शेयर होल्डर को पे करती है वही कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर की रिटर्न है और कंपनी के लिए वही खर्चा है। कंपनी तो जो कुछ कमाती है वो किसको दे देती है, बैलेंस, इक्विटी शेयर होल्डर को। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर ही कंपनी का खर्चा है और वही शेयर होल्डर के लिए रिटर्न है। तो आरओई कुछ और थोड़ी ना होता है, वो तो के ही होता है। ठीक है, आरओआई क्या होता है, के जीरो होता है। अरे कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब के जीरो, कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कंपनी की रिटर्न क्या है, डेब्ट का इंटरेस्ट और प्रेफरेंस क्या, डिविडेंड और अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और यही तो कंपनी का फाइनेंशियल खर्चा है सारा। ठीक है, तो कंपनी का आरओआई कुछ और नहीं, कंपनी का के जीरो होता है। प्लस आरओआई मतलब अगेन के जीरो। इंटरेस्ट रेट नेट ऑफ टैक्स को क्या बोलते हो आप, के डी। इंटरेस्ट रेट नेट ऑफ टैक्स को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट, दिस इज के डी, इनटू डेब्ट अपॉन इक्विटी। बताइए ठीक है ये। के इज इक्वल टू के जीरो प्लस, अब हम डेप्ट अपॉन इक्विटी को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो के जीरो डेप्ट अपॉन इक्विटी माइनस के डी डेप्ट अपॉन इक्विटी। देख लो जरा ठीक है कि नहीं। बस एक आध मिनट बातचीत चल सकती है, पूरी पूरी क्लास नहीं चलेगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मन ना लगे तो बातचीत कीजिए, ऐसा थोड़ी ना बस पूरी पूरी क्लास बस बात करेंगे। के इज इक्वल टू के जीरो प्लस के जीरो इंटू डेप्ट अपॉन इक्विटी, ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में, के। अब हम क्या कर रहे हैं देखिए, ये जो माइनस के डी डेप्ट अपॉन इक्विटी है इसे इधर ले आ रहे हैं। ठीक है, प्लस के डी डेप्ट अपॉन इक्विटी। ये वाला माइनस के डी डेप्ट अपॉन इक्विटी इज इक्वल टू के उस साइड चला गया है, और इधर के जीरो को कॉमन ले रहे हैं, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा फिर मेरे पास, 1 प्लस डेप्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है, के ई प्लस के डी डेप्ट अपॉन इक्विटी इज इक्वल टू के जीरो इक्विटी प्लस डेप्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है, ये भी। अब इक्विटी प्लस डेप्ट अपॉन इक्विटी यहां पे मल्टीप्लाइड है, तो इधर लाएंगे इसे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर हमें इधर लाके भी मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना होगा, रिवर्स कर देना होगा। इक्विटी प्लस डेप्ट अपॉन इक्विटी को इधर लाके अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट। तो इस वाले पोर्शन को इधर लाके मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप। देखिए, के इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट। हमने क्या किया है देखिए, के इंटू ये वाला लाके पोर्शन यहां मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले में भी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। के इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट, प्लस अब इसमें मल्टीप्लाई करने वाले हैं, प्लस के डी
डेप्ट अपॉन इक्विटी में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट, तो ये हो जाएगा K0। के इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट प्लस ये इक्विटी और ये इक्विटी हमने काट दिया यहां पे, और यहां बचेगा के डी डेप्ट अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट इज इक्वल टू K0। कोई तकलीफ हो रही है आपको? नहीं। अब ये क्या चीज है? के इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट का मतलब क्या होता है? इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट, इसका मतलब हो गया वेट इक्विटी। इक्विटी का वेट कितना है? इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट करोगे तो वेट इक्विटी मिलेगा, प्लस के डी डेप्ट अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वेट डेप्ट। कॉस्ट इक्विटी इंटू वेट इक्विटी प्लस कॉस्ट डेप्ट इंटू वेट डेप्ट इज इक्वल टू K0। K0 को ही तो आप क्या बोलते हो? WACC। है कि नहीं ऐसा? तो आपने WACC सीख रखा है, कॉस्ट इक्विटी इंटू वेट इक्विटी प्लस कॉस्ट डेप्ट इंटू वेट डेप्ट इज योर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बताइए यहां तक की बात तो अब फिक्स हो गई कि ये सही है कि नहीं ऐसा? तो दिस इज योर ROE। ROE इज इक्वल टू ROI प्लस ROI माइनस इंटरेस्ट रेट नेट ऑफ टैक्स इंटू डेप्ट अपॉन इक्विटी। लेकिन पता है अभी भी ये ROE पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अभी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहां आया? हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी अगर सस्ते रेट पे लेके आएंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर की रिटर्न और फर्दर मैक्सिमाइज होगी। यानी अभी तक हमने इस ROE में क्या बनाया है? डेप्ट का इंपैक्ट। अगर हमें इसमें अभी कुछ और भी जोड़ना है, वो क्या जोड़ना है? जितना प्रेफरेंस शेयर से सेविंग आ रही है वो भी आपको इसमें लाके जोड़ देना है, तो आपको मिल जाएगा ROE। ठीक है, चलिए तो फर्दर बात करते हैं अब इसी के आगे से। ये एक दूसरी जस्टिफिकेशन थी आपके लिए ROE की। अब इसके बाद ROE इज इक्वल टू ROI प्लस ROI माइनस इंटरेस्ट रेट नेट ऑफ टैक्स इंटू डेप्ट अपॉन इक्विटी। अभी कुछ और भी जोड़ना पड़ेगा इसमें, और वो क्या जोड़ेंगे? अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से कितना फायदा हो रहा है इक्विटी शेयर होल्डर को। अब देखिए जैसा ROI तो मिलेगा ही मिलेगा, जितना डेप्ट सस्ता था उतना इंपैक्ट मिल रहा है, तो वैसे ही अब हम कह रहे हैं जितना प्रेफरेंस सस्ता है उतना इनको और मिलेगा। ROI माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड रेट होगा कि नहीं भाई? प्रेफरेंस डिविडेंड हम कहते हैं कि 25,000 रुपए का, उसी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, और कंपनी कमाती है ROI 25%, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देती है 14%, तो 11% की उनसे भी बचत होगी कि नहीं? वो भी इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। लेकिन अगेन डिपेंड करेगा कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हिस्सा कितना है। अगर मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपए की और इक्विटी शेयर कैपिटल से 25,000 की है, तो पता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर से जितनी बचत होगी वो 4 गुनी बचत हो जाएगी। किनके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। 1 लाख रुपए पे अगर 11% बचता है तो 25,000 पे वो कितने परसेंट की रिटर्न हो जाएगी? 44% की रिटर्न हो जाएगी। तो अगेन इसे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? इनटू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपॉन इक्विटी। और प्रेफरेंस डिविडेंड पे कोई टैक्स सेविंग नहीं होती है, इसलिए सीधे सीधे आप प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट हटा रहे हो। और ये कुल मिला के आपके लिए छोटा सा फॉर्मूला है ROE का। ठीक है, रटने वाले बच्चे एकदम तैयारी शुरू कर दें अपनी। ROI प्लस ROI माइनस इंटरेस्ट रेट नेट ऑफ टैक्स इनटू डेप्ट अपॉन इक्विटी।
इस तरीके से तैयारी शुरू कर दें। क्लियर है ये आपको? अब वापस से आइए स्टार्टिंग से, देखिए आरओई तो आपने बहुत जल्दी कंप्यूट कर लिया था, इतनी मेहनत करने की जरूरत कहां पड़ी थी? आरओई कैसे कंप्यूट किया था? अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी, ये तो आरओई आ ही गया था। तो फिर इसमें क्या खराबी है? आरओई इज इक्वल टू अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी, ये तो आरओई देता ही है आपको। फिर हम लोग ने इतना तमाशा क्यों किया? आरओआई प्लस आरओआई माइनस इंटरेस्ट रेट, ये सब कुछ की क्या जरूरत थी? आपसे कभी कभी ये कहता है कि आप इक्विटी शेयर होल्डर की रिटर्न बताइए, लेकिन साथ ही हम क्या जानना चाहते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर की वजह से इक्विटी शेयर होल्डर की रिटर्न में क्या अंतर है और डेप्ट होल्डर्स की वजह से इक्विटी शेयर होल्डर की रिटर्न कितनी मैक्सिमाइज हो रही है। मतलब आप इक्विटी शेयर होल्डर की रिटर्न तो बताइए, साथ ही साथ डेप्ट और प्रेफरेंस की वजह से इक्विटी शेयर होल्डर को कितना फायदा हो रहा है ये भी बताइए। तो पता है ये फायदा बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये कंप्यूटेशन उसी तरीके से करनी होगी जैसे आपने अभी सीख रखा है। ठीक है, चलिए आइए देखिए फिर से ये फॉर्मूला। आरओआई, आरओई क्या है? 3 सेगमेंट से बना हुआ है। आरओई 3 सेगमेंट से बना हुआ है। पहला सेगमेंट है इसका आरओआई, कंपनी जितना कमाती है अपनी इन्वेस्टमेंट पे। दूसरा वाला हिस्सा क्या है? ये इतना हिस्सा जो है ये है ड्यू टू डेप्ट, ये डेप्ट की वजह से इतना रिटर्न बढ़ रहा है। और ये जो रिटर्न है इतना, और ये किसकी वजह से है? दिस इज ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो आरओआई प्लस डेप्ट की वजह से भी कुछ फायदा हो सकता है, कुछ फायदा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की वजह से भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कंपनी ने रेस कर रखा है उसकी वजह से हो सकता है। हालांकि ये निगेटिव इंपैक्ट भी दे सकता है। मतलब आप कमाते कितना हो? 8%, और डेप्ट की खर्चे कितने हैं? 10%। तो 2% का जो नुकसान होगा वो कौन झेलेगा? वो भी आरओई झेलेगी। ठीक है, आरओआई आप लिखोगे 8% और 2% का नुकसान यहां पे, तो कुल मिला के अब इक्विटी शेयर होल्डर की रिटर्न कितनी हो जाएगी? 6%। अगर आपका प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड का रेट आपके आरओआई से ज्यादा है तो अगेन इनकी वजह से भी क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है। तो ऑटोमेटिक आप जब आरओआई माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट करोगे और ये ज्यादा होगा तो अपने आप ये पोजीशन क्या बन जाएगी? निगेटिव पोजीशन, और आपके आरओआई को और रिड्यूस कर देगी आरओआई बनाने के लिए। क्लियर है बात आपको? तो ये पॉजिटिव भी प्ले करेगा और ये निगेटिव भी प्ले कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप डेप्ट को और प्रेफरेंस शेयर को ओवरऑल रिटर्न से सस्ते में लेके आ रहे हो या महंगे में लेके आ रहे हो। लेकिन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या चीज होती है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि आप डेप्ट को और प्रेफरेंस को सस्ते रेट पे लेके आ रहे हो ताकि आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर की रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सको। क्लियर है बात सबको? अल्टरनेटिवली एक फॉर्मूला तो आरओआई का आप हर जगह यूज कर ही सकते हो, आरओई इज इक्वल टू अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाई इक्विटी। लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही ऐसी होगी कि आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन 16,
द नेट सेल ऑफ ए लिमिटेड इज 30 crores. सेल 30 करोड़. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ द कंपनी एज परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स आर 12%. ईबीआईटी नेट सेल पे 12% है. कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्राइजेस 10 crore ऑफ इक्विटी, 2 crores ऑफ 13% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड 15% डिवेंचर ऑफ 6 crore. कंपनी के पास 10 करोड़ की इक्विटी है, 2 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर है और 6 करोड़ रुपए के डिवेंचर है. कंपनी का टैक्स रेट है 40%. कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर द कंपनी एंड इंडिकेट इट्स सेगमेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड बोरोइंग. आपको रिटर्न ऑन इक्विटी कंप्यूट करना है और उसका सेगमेंट बताना है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड बोरोइंग. ये बताइए, अगर सिर्फ आपको आरओई पता होता, अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी, तो क्या आप ये कंप्यूट कर पाते? नहीं. आप जब ये बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करोगे तभी आप बता पाओगे कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का इंपैक्ट और बोरोइंग का इंपैक्ट रिटर्न ऑन इक्विटी पे कितना है. क्वेश्चन 16. सेल है कंपनी की 3000 लाख. फिगर को लैक्स में कर लीजिए, क्योंकि हम कुछ फिगर को क्रोस में बनाएंगे, जब इंटरेस्ट वगैरह बनाएंगे तो वो सब लैक्स में बन जाएगा. तो सारी फिगर को एक ही वैल्यू में रखिए, सबको लैक्स में बना लेते हैं. सेल हो गई 3000 लाख. ईबीआईटी कितनी है? 12% ऑफ 3000 लाख. बारह परसेंट ऑफ 3000 लाख कितना होगा? 360 लाख. फिर उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी की कैसी है? इक्विटी 1000 लाख. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 13% वाला कितना है? 200 लाख. 2 करोड़ का मतलब 200 लाख. और 15% डिवेंचर कितना है? वो है 6 करोड़ यानी 600 लाख. 1800 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड है. यहां पे आपको आरओई कंप्यूट करना है. आरओई की कंप्यूटेशन के लिए हमें आरओआई भी चाहिए, क्योंकि आपको बताना है ना आरओआई जितना तो पाएंगे ही आरओई, और क्या क्या पाएंगे? कुछ डेप्थ की वजह से और कुछ प्रेफरेंस की वजह से. तो आरओआई कितना है? आरओआई इज इक्वल टू ईबीआईटी नेट ऑफ टैक्स अपॉन ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. ईबीआईटी नेट ऑफ टैक्स 360 लाख ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट कितना? 40%. कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं बोल रहा है, तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है यही आपकी ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है. दिस इज 1800 लाख. कितना? 12%. हो गया सबका यहां तक? आरओआई 12%. अब लिखिए आरओई क्या होता है? आरओई इज इक्वल टू आरओआई प्लस आरओआई माइनस इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स इंटू डेप्ट अपॉन इक्विटी प्लस, एक ही लाइन में फॉर्मूला लिखिएगा,
एक साथ तीनों चलाते रहेंगे तब तो दिखाएंगे कि डेप्थ का क्या इंपैक्ट है, इक्विटी का क्या, प्रेफरेंस का क्या इंपैक्ट है। प्लस आरओआई माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड रेट इनटू, उधर करनी चाहिए बस यहां से, प्रेफरेंस डिविडेंड रेट इनटू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपॉन इक्विटी। मेरे आगे आगे कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा, पीछे रहिएगा। आरओआई 12%, 12 प्लस आरओआई 12 माइनस इंटरेस्ट रेट कितना है 15%, 15 ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट 0.40, 12% आरओआई प्लस आरओआई 12 माइनस इंटरेस्ट रेट 15, 1 माइनस टैक्स रेट इनटू डेप्थ कितना 600 और इक्विटी है 1000, यानी 6/10 लिख दें डेप्ट इक्विटी का प्रोपोर्शन। ठीक है, 600 अपॉन 1000 लिख लो या फिर 6/10 लिख लो, एक ही बात है। 6/10 प्लस आरओआई 12 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट 13 इनटू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 अपॉन इक्विटी 10, 12। इतना एक साथ सॉल्व कीजिए डेप्ट वाला हिस्सा। देखिए 15% 1 माइनस 0.40 कितना हो जाएगा 40%। अगर टैक्स सेविंग हटा देंगे 15% में से तो डेप्ट का खर्चा कितना है 9%। आपको बचत कितनी है डेप्ट से 3%, लेकिन आपका फायदा इक्विटी पे कितना हो जाएगा थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि डेप्ट तो कितने का है 600 लाख का और इक्विटी वही 1000 लाख की है। तो 3% का फायदा अगर आपको मान लीजिए होता है 600 लाख पे, तो 1000 लाख पे वो 3% के फायदे के बराबर नहीं होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, जो फायदा 600 लाख का है वो फायदा 1000 लाख पे 3% के बराबर नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, इतना कर लीजिए सॉल्व। हाँ 1.8, और ये वाला हिस्सा अलग सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 13, 1% का घाटा हो रहा है। कंपनी कमाती है 12% और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना दे रही है 13%, 1% का घाटा है। लेकिन 1% का घाटा 200 लाख पे है, तो 1000 लाख पे 1% थोड़ी ना होगा। अगर 1% का घाटा 200 लाख पे है तो 1000 लाख पे वो घाटा और कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा 2/10, 0.2 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज माइनस 0.2। इतना हिस्सा सॉल्व कर लीजिए। 12 माइनस 13, दिस इज -1, -1 में मल्टीप्लाई कीजिए 0.2, दिस इज -0.2। ठीक है, ये सबके लिए रिटर्न ऑन इक्विटी तब कितना है 13.6%। ठीक है, अब इसका सेगमेंट बना के दिखा दीजिए आरओई का। आरओआई है 12% ड्यू टू डेप्ट प्लस 1.8% और ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस 0.2%, ये हो जाएगा 13.6%। कौन सा सॉल्व नहीं हो रहा है आपसे? ये वाला सॉल्व नहीं हो रहा है? कहां प्रॉब्लम है बताइए। ये 15% में से 40% हटाएंगे 9% हो जाएगा, 12 में से 9 घटाएंगे 3 हो जाएगा, 3 इंटू 6/10 करेंगे तो 1.8 हो जाएगा। आंसर चेक करना है क्या आरओई मेरा 13.6% है कि नहीं है? चलिए चेक कराते हैं आपको आंसर। चेकिंग आंसर। ईबीआईटी कितनी है आपकी 360 लाख। ईबीआईटी में से लेस कराइए इंटरेस्ट 600 लाख का 15%, 90 लाख।
ये हो गया 270 लाख ईबीटी लेस टैक्सेस, और टैक्स का रेट है 40%, 108 लाख। $162 लाख अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से लेस कीजिए प्रेफरेंस डिविडेंड, 200 लाख का 13%, 26 लाख। दिस इज अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, कितना है ये 136 लाख, और इक्विटी कितना है 1000 लाख, डिवाइडेड बाई इक्विटी 1000 लाख, 136 लाख डिवाइडेड बाई 1000 लाख कितना होगा 13.6% इज आरओई। ये आपको आंसर चेक करा है, जो आपने अभी कंप्यूट किया है आरओई वो सही है। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में ये कंप्यूटेशन चलती ही नहीं। ये कंप्यूटेशन क्यों नहीं चल सकती है? क्योंकि आपसे क्वेश्चन कह रहा था आपको तो सेगमेंट बताना है ना, प्रेफरेंस की वजह से कितना और डेप्थ की वजह से कितना। क्लियर है आपको? आपको वेरी ऑफन आरओई के लिए थ्योरी भी एग्जाम में पूछता है, तो जो आपने 3-4 लाइन लिखा है दैट इज सफिशिएंट थ्योरी फॉर आरओई, बस आपको यही लिखना होगा, और जो भी ये क्वेश्चन 3-4 नंबर का होगा आपको पूरे नंबर इसके मिलेंगे। ठीक है, और बहुत अगर मन करे तो आरओई लिखने के बाद आरओई का फॉर्मूला भी लिख देना, तो उसे वही बात आपने प्रैक्टिकल भी बता दी। बस पूरी कहानी नहीं, जितना हमने लिखाया, बस आप लास्ट डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना, आरओई इज इक्वल टू आरओआई प्लस आरओआई माइनस इंटरेस्ट। जो फॉर्मूला आपने यहां लिख रखा है इसे भी लिख दीजिएगा, तो आपने वही बात थियोरेटिकल टर्म्स में भी बोल दी और आपने प्रैक्टिकली एक्सप्रेस भी कर दिया कि आरओई क्या चीज होती है। पार्ट सेकंड देखिएगा क्वेश्चन का, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज ऑफ द कंपनी गिवन दैट कंबाइंड लेवरेज इज 3। आपको कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है, कंबाइंड लेवरेज दिया हुआ है। पता है ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने के लिए हमेशा आपको कौन सा हिस्सा चाहिए, ईबीआईटी के ऊपर वाला, और इस पूरे क्वेश्चन में ईबीआईटी के ऊपर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या फिर भी ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल पाओगे? कैसे निकालोगे? फाइनेंशियल लेवरेज निकल जाएगा ईबीआईटी के नीचे की इंफॉर्मेशन से, और ऑपरेटिंग लेवरेज इंटू फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है? कंबाइंड लेवरेज। देखते कौन सबसे पहले निकाल के दिखाता है, फाइनेंशियल लेवरेज। नहीं, क्या निकालना है इसमें? ऑपरेटिंग लेवरेज। देखते हैं कौन सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज बताता है। कौन बता रहा है? गलत है। जोश में करना है लेकिन होश नहीं खोना है। बता देना चाहिए था अब तक तो आपको, बताइए जल्दी। 1.8 और बोलो आगे भी 1.89। गलत है, गलत है, 2 पॉइंट गलत है। कितना आया आपका? कितना आ रहा है? 1.25। 2.25 गलत है, 2.25 गलत है। 2.25 निकाल दिए हो? अरे गलत है। अरे ऑपरेटिंग लिवरेज बताना है, कोई और लिवरेज तो नहीं ना बता रहे हो? ऑपरेटिंग ही बता रहे हो? नहीं। हाँ 1.89। 1.89 ठीक है। नहीं 1.35 गलत है। 1.89 ठीक है। या ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड भी है, और जब प्रेफरेंस डिविडेंड होता है तो फाइनेंशियल लिवरेज कैसे निकलता है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी फॉर इक्विटी।
और कितने लोगों को इस बात का होश नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए आपका आंसर गलत आ रहा था, जिसका भी गलत आ रहा था। चलिए निकालिए सेकेंड पार्ट। फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT फॉर इक्विटी। EBIT कितना? 360 लाख अपॉन EBT फॉर इक्विटी निकालना पड़ेगा अलग से, वेयर EBT फॉर इक्विटी इज इक्वल टू अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना है? 136 लाख। डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.40 कितना? 226.66 लाख। तो यहां यूज कर लीजिए EBT फॉर इक्विटी 226.66 लाख। कितना हो गया फाइनेंशियल लेवरेज? 1.58। देखिए ये सिर्फ 226.66 लाख मत लीजिएगा, जितना कैलकुलेटर पे आ रहा है पूरा पूरा यहां पे यूज कीजिएगा। 360 लाख डिवाइडेड बाई जितना आ रहा है पूरा, ठीक है। उसके बाद यही आ रहा है 1.58, 1.59 आ रहा है। पूरा बताओ ना क्या आ रहा है? 1.5888। ठीक है ठीक है 1.5। अब जितना आया है ना उसे अभी दोबारा यूज कराएंगे। कंबाइंड लेवरेज क्या होता है? OL इंटू FL। कंबाइंड लेवरेज कितना दिया है आपको? 3। OL इंटू FL 1.58। अब OL निकालने के लिए आपको क्या करना है? 3 डिवाइडेड बाई 1.58 करना है। 1.58 मत करो, जितना आया था कैलकुलेटर पे पूरा उतना करके बताओ। 1.889। ठीक है।